गरीब के घर आई दो जादुई परी बहुएं। बूढ़ी मालती एक सेठानी के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। वो हमेशा की तरह काम खत्म कर सड़क किनारे बने घास फूस की झोपड़ी में पहुंची, जहां उसकी दोनों बहुएं चूल्हे पर खाना बना रही थी। बड़ी बहू का नाम था बिंदिया और छोटी बहू का नाम था बेला। मालती को आता देख उसकी बड़ी बहू बिंदिया बोली, अरे माँ जी, आप आ गई। हम आप ही को याद कर रहे थे। क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी थकी थकी लग रही हैं। बस पूछो मत बहू, आज तो मैं बहुत परेशान हो गई। आज सेठानी के घर बहुत सारे मेहमान आए थे, इसलिए आज ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े थे। उन्हीं को धोते धोते आज मेरी कमर टूट गई। ये सुन मालती का बड़ा बेटा प्रकाश बोला, माँ, हमें माफ कर दो। हम दोनों की वजह से आपको इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। हम अनपढ़ को कोई काम पर रखता ही नहीं। तभी मालती का छोटा बेटा किशन बोला, हाँ माँ, आपको इस तरह काम करते देख हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तुम दोनों अफसोस मत करो, अभी जैसा चल रहा है चलने दो। बड़ी बहू, तुमने आज क्या बनाया है। माँ जी, सब्जी नहीं थी। आपको तो पता है कितनी महंगी हो गई है सब्जियाँ, इसलिए 5 रुपए का धनिया लाकर उसकी चटनी बनाई हूँ रोटी के साथ खाने के लिए। और ऊपर से सड़क किनारे रहने से गाड़ियों के धुएं से घुटन होने लगती है। यहाँ पर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। डर लगता है कहीं बीमार ना हो जाए। गरीबी इसी को तो कहते हैं बहू, जहाँ 1000 परेशानियाँ होती है, ना खाने का ठिकाना ना रहने का। तभी मालती की छोटी बहू बेला बोली, माँ जी, आप जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, वरना रोटियाँ ठंडी हो जाएगी। मालती जल्दी से हाथ मुँह धो लेती है। फिर सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद सब चद्दर ओढ़कर गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब मालती नींद से जागी, उसके बाद बिंदिया और बेला दोनों मिलकर झोपड़ी के आसपास सफाई कर नहा धोकर चाय बनाती है। तभी बिंदिया का पति प्रकाश ने कहा, बिंदिया, चाय के साथ कुछ खाने को है? रात की बची हुई बासी रोटी। थोड़ा सा ही आटा था जो कल रात को ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं बहू, मैं आते समय लाला की दुकान से आटा लेती हुई आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। तुम दोनों बहुएं घर का ध्यान रखना। माँ, मैं और किशन भी काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ कोई भी काम नहीं मिल रहा। ठीक है बेटा, मगर ध्यान से जाना। मालती के दोनों बेटे काम की तलाश में दूसरे शहर चले गए। वहीं बेचारी बूढ़ी मालती दिन भर सेठानी के घर कोल्हू की बैल की तरह काम करती। वहीं मालती की दोनों बहुएं घर पर रहकर घर का काम करती और अपनी बूढ़ी सास के वापस आने का इंतजार करती। एक शाम बिंदिया और बेला सड़क किनारे बैठकर अपनी सास का इंतजार कर रही थी। तभी एक ट्रक वाला तेज रफ्तार से आकर उन दोनों को टक्कर मारकर चला गया और बरखा और बेला को संभलने का मौका नहीं मिला। वो जख्मी हालत में सड़क किनारे पड़ी हुई थी। उन दोनों का बच पाना मुश्किल था। वो दोनों अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेला, ये हमारे साथ क्या हो गया। अब माँ जी हमारे बिना कैसे रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। मुझे भी नहीं लगता दीदी, हम अपने पति और अपनी सास से मिल पाएंगे। घर का क्या होगा और माँ जी का ख्याल कौन रखेगा। तभी आसमान से 2 परियां गुजर रही थी। बेला और बरखा की हालत देख वो दोनों परियां तुरंत बेला और बरखा के पास गई और उनका सिर अपनी गोद पर रखते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अपने जादू से हम तुम दोनों की जान बचा लेंगी। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हो सके तो हमारी माँ जी का ख्याल रख लेना। इतना कहते कहते दोनों बहुएं चल बसी। दोनों परी को कुछ समझ नहीं आया। फिर दोनों परियां बिंदिया और बरखा को दफनाकर उनका रूप ले लेती है। उनमें से एक परी बोली, उन्होंने मरने से पहले हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमें वो निभाना होगा। इतने में थकी हरी मालती वहाँ आई और बोली, अरे तुम दोनों सड़क किनारे क्या कर रही हो। झोपड़ी के अंदर चलो, कितना धुआं हो रहा है बाहर और ऊपर से कूड़े की बदबू। ये कहते हुए मालती कपड़े से अपना मुंह ढकती है। तभी उनमें से एक परी चुटकी बजाकर झोपड़ी के आसपास फैली हुई कूड़े की गंदगी को गायब कर देती है। अरे बहू, अभी तो यहाँ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, फिर अचानक साफ कैसे हो गया। तभी उनमें से एक परी जिसने बिंदिया का रूप लिया हुआ था वो बोली,
माँ जी, लगता है आपको आंखों का धोखा हो गया होगा। मैंने सुबह ही झाड़ू लगाकर सारा कचरा साफ कर दिया था। माँ जी, आप थक गई होंगी, चलकर आराम कर लीजिए। मैं तब तक आपके लिए खाना परोसती हूँ। ठीक है बड़ी बहू, मैं थोड़ा कमर सीधा कर लेती हूँ। काम करते करते कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोलकर मालती आराम करने झोपड़ी के अंदर चली गई। तभी परी, जिसने बिंदिया का रोक लिया था, वो बोली, गिली गिली चमचम चा, जादू से ढेर सारा खाना आ जा। इतना कहकर परी ने चुटकी बजाई और पलक झपकते ही ढेर सारा स्वादिष्ट खाने से भरी थाली प्रकट हो गई। फिर दोनों परी बहुएं अपनी सास मालती को आवाज देती है। स्वादिष्ट खाने से भरी थाली देख मालती हैरानी से बोली, अरे बाप रे बाप, इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ से लेकर आई हो बड़ी बहू? वो माँ जी, थोड़ी ही दूर में बंगले में शादी थी, तो वहाँ खाना बनाने के लिए नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए हम चले गए और बदले में हमें ढेर सारा खाना ले जाने को मिला। बहुत बढ़िया खाना है, आओ तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। दोनों परी बहुएं मालती के पास जाकर बैठ गई। उसके बाद मालती दोनों बहुओं को अपने हाथ से खाना खिलाती है। पहला निवाला खाते ही दोनों परी की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों जादुई परियां मालती के बहू के रूप में वहां रहकर घर का सारा काम करती, और जब मालती काम पर से थकी हारी घर लौटती तो उसके सोते समय उसके हाथ पांव पर हाथ रखती ही उसके शरीर का सारा दर्द जादू से गायब कर देती। अब खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दोनों परियां कुछ न कुछ काम का बहाना करके मालती को अच्छा खाना खिलाती। फिर एक दिन बिंदिया के रूप में जो परी थी, उसने अपने जादू से ढेर सारी साड़ियां प्रकट की। तभी दूसरी परी, जिसने बेला का रूप लिया था, वो बोली, चिंकी परी, कहीं माँ जी को शक तो नहीं हो जाएगा? नहीं परी पिंकी, तुम ऐसा मत सोचो, मेरे पास एक तरकीब है। दोनों परियां आपस में बात कर ही रही थी, इतने में मालती वहां आई। अरे माँ जी, आप आ गई, देखिए मैं आपके लिए और हमारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी है, महंगी लग रही है, कहाँ से लाई बहू? बताती हूँ माँ जी, पहले आप ही मिठाई खा लीजिए और अपना मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? हाँ माँ जी, क्योंकि मेरी और बेला की नौकरी लग गई है और हमें कचरे के ढेर के पास रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं। जहाँ हमें काम मिला है, उन्होंने हमारी परेशानी देखकर हमें रहने के लिए एक बढ़िया सा घर भी दिया है। अरे वाह बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। उसके बाद दोनों परियां मालती को जादू से बनाए एक सुंदर घर में ले गई, जहाँ सब कुछ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहीं मालती के दोनों बेटे भी वापस आ गए। दोनों परियों का बूढ़ी मालती से बहुत लगाव हो जाता है। अब दोनों परियां मालती को काम पर जाने नहीं देती। फिर एक दिन दोनों परी बहुएं जादू से घर का काम कर रही थी। तभी मालती ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर वो उन दोनों से बोली, विद्या, बेला, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? अभी अपने जादू से मुझे सब पता चल गया है, तुम दोनों मेरी बहू नहीं हो। बताओ तुम कौन हो और मेरी बहुएं कहाँ है? माँ जी, हम आपको सच बताते हैं। दरअसल उस दिन जब हम धरती लोक की सैर कर रही थी कि तभी। ये कहते हुए दोनों परियां अपने असली रूप में आकर मालती को सारी सच्चाई बता देती है। सारी सच्चाई जानकर मालती फूट फूट कर रोने लगी। मेरी दोनों बहुएं चली गई, बेचारी बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम दोनों ने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाई, मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा, उसके लिए तुम दोनों का धन्यवाद। अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो अब हमें जाना होगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम फौरन चले आएंगे। ये कहते हुए दोनों परियों की आंखें भर आई। तुम दोनों मुझसे अपने आंसू मत छुपाओ। जैसे मुझे तुमसे लगाव हो गया है, वैसे ही तुम्हें भी मुझसे लगाव हो गया है। अपनी माँ जी को छोड़कर जाओगी क्या? मेरे बेटे से शादी करके हमेशा के लिए मेरी बहू बन जाओ। माँ जी, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, पर माँ जी, हमें अपनी रानी परी से पूछना होगा। तभी वहाँ रानी परी प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों को बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों शादी कर लो। ये कहते हुए रानी परी दोनों परियों को गले से लगा लेती है
उसके बाद बड़ी ही धूमधाम से मालती अपने दोनों बेटों की शादी जादुई परियों से करके उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। बरखा 10वीं की पढ़ाई के बाद आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन गांव में सिर्फ 10वीं तक की कक्षा का स्कूल था। उसने 11वीं की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में दाखिला लिया, जो कि गांव से बहुत दूर नदी के उस पार था। लेकिन बरखा की माँ मालती को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। बेटी, तुम इतनी दूर अकेले कैसे जाओगी? ओह मेरी प्यारी माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। आज स्कूल में मेरा पहला दिन है, मैं आज देर नहीं होना चाहती। इतना कहकर बरखा स्कूल जाने के लिए निकल गई। स्कूल में बरखा का पहला दिन बहुत अच्छा गया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ समय बाद वो घर पहुंची और अपनी माँ को अपने नए स्कूल के बारे में बताया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बरखा की माला नाम के लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। क्लास में दोनों एक साथ बैठते और मिलकर पढ़ाई करते। एक दिन बरखा स्कूल से जब घर जा रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर रात को जब खाना खाने के बाद बरखा अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसके कानों में हवा का झोंका आया और उसकी नींद खुल गई। अरे, खिड़की कैसे खुल गई? फिर बरखा खिड़की बंद करके दोबारा सो गई। थोड़ी देर में उसकी ओढ़ी हुई चादर कोई खींचने लगा। तभी अचानक बरखा की आँख खुल गई। कौन है? कौन है यहाँ? लेकिन बरखा को कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया। लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। चलो सो जाती हूँ, कल स्कूल भी तो जाना है। ऐसा कहकर बरखा फिर से सो गई। लेकिन कुछ देर बाद पलंग के नीचे से डरावनी आवाजें आने लगी। बरखा, ओ बरखा। आवाज सुनते ही बरखा के चेहरे से पसीने छूटने लगे। कौन? ये कहते हुए बरखा तुरंत यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लगता है मैंने कोई डरावना सपना देखा है। ये कहते हुए बरखा चिल्ला उठी। उसके पलंग पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। मैं कोई सपना नहीं हूँ। चुड़ैल, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे तेरा शरीर चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल बरखा के शरीर के अंदर घुस गई और उसे अपने वश में कर लिया। फिर अगली सुबह होने पर बरखा तैयार होकर जब अपनी क्लास में पहुंची, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। उसकी आवाज बदल जाती है और वो बहुत गुस्से में रहती है। कुछ देर बाद बरखा इंग्लिश टीचर मोनिका मैडम के पास गई, जो स्टाफ रूम में बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। मैडम, मुझे इंग्लिश में कुछ डाउट्स हैं, क्या आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास देंगी? क्यों? क्या मैं तुम्हारी ट्यूशन टीचर हूँ? मुझे अभी कुछ काम है, चलो निकलो यहाँ से। दिख नहीं रहा मैं अपने पति से वीडियो कॉल में बात कर रही हूँ? जी हाँ मैडम, दिख रहा है। बरखा ने गुस्से में मैडम मोनिका का फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। तेरी ये हिम्मत? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तभी बरखा एक चुड़ैल में बदल गई। कौन हो तुम? मैं तेरा अंत करने आई हूँ अत्याचारी मैडम। यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती है या वीडियो कॉल करने? तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। मोनिका मैडम जैसे ही वहाँ से भागने लगी, क्लास का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोनिका मैडम डर के मारे चुड़ैल का पैर पकड़कर बोली, मम्मा, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भी किसी की बच्ची थी, मेरे बारे में नहीं सोचा। आज तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। पर मैंने क्या किया है चुड़ैल जी? टाइम आने पर पता चल जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल ने मोनिका मैडम को मार दिया और वापस बरखा के रूम में आकर वहाँ से चली आई। वहीं मोनिका मैडम की बेरहमी से मौत से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी माला बरखा से बोली, बरखा, आखिर किसने हमारी मोनिका मैडम को इतनी बेरहमी से मारा होगा? बरखा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली गई। अरे, इसे क्या हुआ? बड़ी अजीब बात है, बिना बोले ही चली गई। कभी तो बरखा ऐसा नहीं करती थी। फिर अगले दिन स्कूल में बरखा ने मैथ्स टीचर जगदीश को लाइब्रेरी में जाते हुए देखा। ये देख वो तुरंत लाइब्रेरी में जा पहुंची। जगदीश सर, मुझे आपसे कुछ कहना है।
हाँ बोलो बरखा, क्या बात है? सर मुझे मैथ्स में कुछ डाउट्स हैं, क्या आप क्लियर कर देंगे? क्लास में ध्यान तुम्हारा कहाँ रहता है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। तभी बरखा की आंखें लाल हो गई और वो चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देखकर जगदीश के पसीने छूट गए और वो कांपने लगा। कौन हो तुम? मुझे माफ कर दो। बताओ तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। डाउट्स क्लियर नहीं, आज तेरे पाप क्लियर होंगे अत्याचारी टीचर। फिर चुड़ैल ने मैथ्स टीचर जगदीश को भी उसी तरह मारा जैसा कि उसने इंग्लिश टीचर मोनिका मैडम को मारा था। वो बरखा के रूप में आकर जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर निकली, लेकिन बरखा को लाइब्रेरी से निकलते हुए उसकी दोस्त माला ने देख लिया। बरखा, ओ बरखा! लेकिन बरखा को माला की आवाज नहीं सुनाई देती और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर माला जैसे ही लाइब्रेरी में गई, वहाँ पर जगदीश सर की लाश देखकर माला चिल्ला उठी और देखते ही देखते वहाँ बच्चे और टीचर समेत प्रिंसिपल भी आ पहुँची। आखिर हमारे स्कूल में ये सब हो क्या रहा है? कल मोनिका मैडम और आज जगदीश सर। अब ना जाने कल किसकी बारी होगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सबसे पहले जगदीश सर की लाश किसने देखी थी? जी मैडम, मैंने। क्या तुमने यहाँ किसी को देखा आते या फिर जाते हुए? देखा तो मैंने बरखा को था लाइब्रेरी से निकलते हुए, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। पहले मुझे पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे कौन है, तभी कुछ बोलने का फायदा है। माला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी प्रिंसिपल मैडम, मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ से जा रही थी, तभी मैंने सर की चीख सुनी और जब मैंने अंदर देखा तो सर की लाश पड़ी हुई थी। फिर अगले दिन बरखा स्टाफ रूम में अकेली बैठी साइंस टीचर मेघा के पास गई। तभी माला ने बरखा को साइंस टीचर के रूम में जाते हुए देख लिया और फिर वो खिड़की के पास छिपकर अंदर झांकने लगी। मेघा मैडम, मुझे कुछ डाउट्स हैं, क्या आप हेल्प कर देंगी? नहीं, निकलो यहाँ से। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है, पता नहीं सारे टीचर्स को क्या हो रहा है। भगवान जाने कब किसका नंबर आ जाए। जाओ यहाँ से। आज तुम्हारा नंबर आ गया मैडम। ये तुम क्या बकवास कर रही हो, बदतमीज लड़की। तभी बरखा फिर से चुड़ैल में बदल गई। ये देख मैडम मेघा थर थर कांपने लगी। तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना और तुम यहाँ कुर्सी पर बैठकर दिन भर आराम करती हो। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने मेघा मैडम का गला पकड़ लिया। तभी पीछे से आकर माला ने चुड़ैल को रस्सी से बांध दिया। माला, मेरी रस्सी जल्दी से खोल दे। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, चली जा यहाँ से। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल, बाकी टीचर्स और बच्चे भी इकट्ठा हो गए। नहीं, पहले तुम कौन हो ये बताओ। मेरे पापा एक सिद्ध तांत्रिक हैं, मैं उन्हें यहाँ बुलवाकर तुम्हें भस्म करवा दूंगी। बताओ तुम टीचर्स को क्यों मार रही हो? नहीं, ऐसा मत करना। मैं बताती हूँ। मैं इसी स्कूल में 5 साल पहले पढ़ती थी, पर मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और ट्यूशन नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे। मैंने कई बार इन टीचर्स से हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की और मैं फेल हो गई। फेल होने की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली और मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं इनसे अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। ये सभी टीचर्स मेरी और मेरे जैसे कई बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। लेकिन इन्हें मारने से कई बच्चों का जीवन अंधकार में चला जाएगा ना। आप सभी टीचर्स इससे माफी मांगिए और वादा करिए अब आप कमजोर स्टूडेंट की हेल्प करेंगे। फिर सभी टीचर्स ने मिलकर चुड़ैल से माफी मांगी और वादा किया। उसके बाद चुड़ैल ने बरखा का शरीर छोड़ दिया और हमेशा के लिए वहाँ से चली गई।